बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 22 आज स्टार्ट हो रहा है। और जो टॉपिक आज हमने करना है वो आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर के हमारे पास दो एग्जांपल्स रहती हैं, 4.5 और 4.6, और दो न्यूमेरिकल रहते हैं हमारे पास, 4.7 एंड 4.8। तो ये दो न्यूमेरिकल और दो एग्जांपल, ये चारों चीज़ें इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये हमने करनी है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में को बताया था कि हमने एक इक्विलिब्रियम का टॉपिक करना था, ये फिर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिर उसके बाद एंड पर जो हमारा एक टॉपिक रहता है स्टेबिलिटी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के से रिलेटेड, वो हमने एक करना है, और एक जो है वो हमने उसके बाद एक्सरसाइज को टाइम देना है। तो अभी आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जो थर्ड लास्ट लेक्चर है हमारा। तो इसके अंदर हम आज एग्जांपल न्यूमेरिकल करेंगे, और जो इसके बाद का लेक्चर है लेक्चर नंबर 23, जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम ये लास्ट का टॉपिक जो होगा वो स्टेबल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये करेंगे। और इन द एंड जो है वो हम लेक्चर नंबर 24 के अंदर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये चैप्टर जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल नंबर 4.5 की बात करते हैं कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम के टॉपिक से कोई भी रिलेटेड एग्जांपल या न्यूमेरिकल होगा तो उसके अंदर आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यूज़ होंगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने कौन सी पढ़ी थी? एक फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड कंडीशन थी सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन की फिर आगे टाइप्स थी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही कंडीशंस हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं, और कोई भी नेट फोर्स या जो है वो कोई टॉर्क, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर 4.29। कि ये सामने आपके फिगर है 4.29 लेफ्ट साइड पे दी हुई है। तो इसमें वो कहता है टेंशन फाइंड करें। अच्छा, तो अब ये जो इसके अंदर टेंशन होगी कितनी होगी, तो टेंशन के जो आपने केसेस पढ़े थे वहाँ से आपको याद होगा कि जब भी कोई चीज़ जो है वो जस्ट किसी स्ट्रिंग या किसी कॉर्ड वगैरह से लटकी हुई होती है, तो उस सूरत में जो उसमें टेंशन होती है वो इक्वल टू द वेट होती है। तो लेकिन अब हम यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन के टॉपिक के थ्रू करेंगे। तो इसमें क्या है कि वेट ऑफ द ब्लॉक लिखेंगे W इज इक्वल टू 10 न्यूटन, टेंशन इन द कॉर्ड लिखेंगे T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल तो फोर्स लग नहीं रही, वर्टिकल फोर्स लग रही है, टेंशन ऊपर की तरफ और वेट डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? लेफ़्ट राइट जो अलॉन्ग एक्सिस होती हैं। तो कोई भी फोर्स उस तरह की यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए उस कंडीशन को हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाइड हो रही है। अब जो दूसरी कंडीशन है देयर इज़ नो फोर्स सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इसके अंदर जो नेट फोर्स होगी वो फिर ऑब्वियसली या सम ऑफ फोर्सेस, लाजमी बात है क्या होनी चाहिए? इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स इसके अंदर लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए। अब वो किस तरीके से फाइंड की जाती है कि आपके पास टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड और वेट आपका एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो टेंशन और वेट जो है वो आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो आप ये लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर उसके बाद आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि टेंशन जो है वो वेट के इक्वल होगी, और फिर आप वेट की वैल्यू पुट कर देंगे 10 न्यूटन, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉब्लम 4.7 है जो कि इससे रिलेटेड है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, कि एक पिक्चर फ्रेम है जिसके साथ दो ये स्ट्रिंग्स अटैच हैं 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपने पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से फाइंड होगा कि
द टेंशन इन वन स्ट्रिंग T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन हम कह देंगे, और टेंशन इन द सेकंड स्ट्रिंग जो होगी वो हम उसको 4.4 न्यूटन कह देंगे। अब जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपके पास फ्रेम ऑफ वेट है, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये खैर न्यूमेरिकल सिंपल सा ही है। बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या की जो टाइप्स होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड है क्योंकि कोई फोर्स भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं कर रही थी। जो वाई एक्सिस में फोर्स एक्ट कर रही थी उनका भी सम क्या आना चाहिए, 0। तो अब वो किस तरीके से 0 आएगा कि आपके पास इसमें हम मेंशन करेंगे T1 और T2 ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, वेट के। मतलब टोटल टेंशन जो है वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, वेट के। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W हम मेंशन कर देंगे। तो फिर वहाँ से हमारे पास T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो T1 और T2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो 8.2 न्यूटन आ जाएगा। आपने खुद से यहाँ से लिखते हैं T1 सिग्मा एफ वाई के बाद T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W, और या W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई थी वो उनको ऐड करेंगे तो W का आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपके पास एक और जो क्वेश्चन था, प्रॉब्लम आपका रहता था 4.8, तो उसको हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें वो कहता है 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown। कि दो आपके पास ये डायग्राम ये यहाँ ऊपर तक की है, ये नीचे वाले को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कोई डायग्राम ये है कि ये एक हुक के थ्रू किसी भी स्टैंड के ऊपर से ये जो है वो 2 ब्लॉक्स जो है वो हैंग हुए हुए हैं, एक 5 kg का और दूसरा 3 kg का। तो यहाँ पर भी वायर अटैच है, यहाँ पर भी वायर अटैच है। तो अब ये वाला जो स्ट्रिंग है या ये वाला जो स्ट्रिंग है, अब दोनों के अंदर जो टेंशन होगी, क्योंकि वेट उसके ऊपर उन स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसमें जो टेंशन आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हमने इसको दोबारा से डायग्राम को बना दिया। तो हमने ये जो नीचे वाला स्ट्रिंग है इसकी टेंशन को T1 कह दिया, ऊपर वाले स्ट्रिंग की टेंशन को हमने T2 कह दिया। तो वो हमने फाइंड करनी है। T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। The mass of one block M1 is equal to 5 kg, mass of second block M2 is equal to 3 kg। अच्छा, अब ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये हैंग हुए हुए हैं। तो अब हमने इसको किसी से करना है, एक तो टेंशन T1 फाइंड करनी है, एक टेंशन हमने अदर स्ट्रिंग T2 फाइंड करनी है। अब जो इसमें हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो वो किस तरीके से यूज़ होगा कि हमें पता है कि टेंशन जो है वो वेट के इक्विवेलेंट होती है जब कोई चीज़ जो है वो जस्ट हैंग हो रही हो, मूव ना कर रही हो। तो अब वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। तो जो अब नीचे वाला स्ट्रिंग था जिसके अंदर टेंशन T1 थी, ये नीचे वाला, अब इसके नीचे तो एक ही वेट है, तो इसने तो इस स्ट्रिंग ने तो सिर्फ नीचे वाले वेट को उठाया हुआ है, तो इसलिए इसकी टेंशन किसके बराबर होगी, सिर्फ इसके वेट के। लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रिंग होगा उसने इस वेट को भी उठाया हुआ है और नीचे वाले वेट को भी उठाया हुआ है। तो स्ट्रिंग भी, नीचे वाला स्ट्रिंग भी शामिल, लेकिन स्ट्रिंग का अपना तो एज सच कोई मैस होता नहीं है। तो इस वजह से एक मैस इसका आएगा 5 kg और दूसरा मैस का आएगा 3 kg। तो उनसे जो वेट बनेंगे वो वेट जो है वो उसने टेंशन T2 ने उन दोनों को उठाया हुआ है, जबकि जो टेंशन T1 है इसने जस्ट जो है वो नीचे 3 kg वाले वेट को उठाया हुआ है। तो इस तरह से हम इजीली जो है वो इसको कर लेंगे कि जो टेंशन T1 है वो W के इक्वल है और वो आगे mg के इक्वल है। तो अब मैस जो उसके नीचे था वो हमारे पास 3 kg था और g मल्टीप्लाई किया तो मतलब उसका जो वेट है तो 30 न्यूटन, ये सिंपल सा काम है।
आप डायरेक्ट भी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं पिछली डिटेल्स लिखने के बाद कि ये जो कि यहाँ पर डाटा वगैरह आपने लिखा है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो और ये सारे लिख दें टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दें ये लास्ट लाइन जो है, ये जो पोर्टन इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, पोर्टन इक्वेशन 1 भी ना लिखें, डायरेक्ट लिख दें T1 इज इक्वल टू mg। तो और फिर उसके बाद mg जो आपने लिखना है वो 3 इंटू 10, तो T1 की आ जाएगी 30 न्यूटन। अब इसी तरीके से जो आपके पास T2 था उसमें दोनों वेट्स इंक्लूडेड थे, तो वो आप लिख देंगे। अब दोनों वेट्स कितने बनते हैं टोटल, एक m1g प्लस m2g, तो कॉमन लें ना लें डायरेक्ट आप कर लें m1g प्लस m2g, तो वहाँ से आपके पास एक 30 न्यूटन एक 50 न्यूटन आएगा, ऐड करेंगे तो 80 न्यूटन आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो आपके पास वेट आएगा ये वो वेट है जो टेंशन T2 ने उठाया हुआ है स्ट्रिंग वाले ऊपर वाले स्ट्रिंग ने, तो उसमें फिर आप लिख देंगे T2 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो T2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये न्यूमेरिकल्स एंड हो जाते हैं, और अब आपके पास जो है वो एक एग्ज़ाम्पल रह जाती है। तो उस एग्जांपलों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये क्विक क्विज भी बीच में रहता था, इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर वो क्या कहता है। तो कहता है कि अ लैडर लीनिंग एट अ वॉल एज शोन इन फिगर, कि ये राइट साइड पे एक वॉल दिखाई गई है, तो ये आपको इसके बारे में बात करें। लैडर लीडिंग एट अ वॉल एज शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम हाउ, वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर उसमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई नेट फोर्स नहीं है। जितनी भी जो फोर्स ऐड करी है उनका सिग्मा एफ लाजमी फिर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो और दूसरी बात कि उसके अंदर कोई रोटेशन भी नहीं आ रही, तो इस वजह से वो सिग्मा टा इज इक्वल टू वी उसमें 0 होना चाहिए। तो हम मेंशन कर देंगे कि बोथ कंडीशन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एंड अदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा टा इज इक्वल टू 0 बोथ आर सेटिस्फाइड फॉर दिस लैडर, सो इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। द वेट ऑफ लैडर प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ये जो अपने वेट के बिहाफ के ऊपर इसका ये नीचे वाला जो एज होगा ना जिस पे ये लिफ्ट कर रही है लैडर, उस एज को हम पिवट कंसीडर करेंगे, और ये जो है ये फिर आगे जो दीवार के ऊपर एक ये टॉर्क क्रिएट कर रही है, उससे वो घूम क्यों नहीं रही, उसकी वजह यह है कि ये दीवार के ऊपर एक टॉर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो दीवार भी इसको एक ऑपोजिट टॉर्क देने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से दोनों के टॉर्क जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसकी वजह से इस लैडर ने घूमना नहीं है। अब क्लॉकवाइज टॉर्क कौन क्रिएट करेगा, अगर हम इस पिछले वाले एंड को पिवट कंसीडर करते हैं लैडर के लिए, तो जो लैडर का अगला एंड होगा वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और अगर इस तरीके से मूव करता है तो वो उसके अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा लैडर, जबकि जो दीवार है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है टॉर्क, तो इसका मतलब दीवार उसको क्लॉकवाइज टॉर्क देने की कोशिश कर रही है। द वेट ऑफ द लैडर, और अब वेट लैडर क्यों ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अपने वेट की वजह से। द वेट ऑफ द लैडर इन द फिगर प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, द वॉल पुशेस द लैडर एट इट्स टॉप एंड दैट प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टॉर्क, डज द लैडर सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि लैडर के अंदर कोई रोटेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो जिसके बिहाफ के ऊपर जो है वो सम ऑफ टॉर्क सिग्मा टॉ जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, और आएगा भी, जिसकी वजह से वो सेकंड कंडीशन को लैडर सेटिस्फाई करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो शायद पीछे मेंशन नहीं हुई थी या मैं बताना भूल गया था, वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के टॉपिक में, कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, उसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ, जबकि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है जितना भी होता है उसको आप नेगेटिव साइन के साथ मेंशन करते हैं। तो ये बात अपने जहन में रखनी है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरीके से अभी अब पीछे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे थे ना, ये इस तरह की, या मैंने आपको जो न्यूमेरिकल कराया उसमें मैंने तो आपको बताया कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिख दें कि वर्टिकल फोर्स का मतलब उसकी बैलेंस है, तो वो किस तरह से बैलेंस है कि उसका टेंशन जो ऊपर है और जो वेट नीचे की तरफ है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इस वजह से सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 है, तो फिर आप वेट की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ये ऊपर जो स्टेप इसने किया होता है टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, उसकी क्या रीज़न होती है, वो इस वजह से वो लिखा जाता है कि जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में करती है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, और जो फोर्स डाउनवर्ड करती है उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो फिर इस तरीके से जब हम फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो
अब ये आपको तो लग रहा होगा माइनस किया हुआ है, लेकिन असल में ये ऐड किया हुआ है। किस तरीके से ऐड किया हुआ है कि हमने इसको लिखा था पिछले स्टेप में, जो इसने मिस कर दिया वो ऐसे लिखना था टी प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस डब्ल्यू, तो प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट उसने टी माइनस डब्ल्यू लिख दिया। वरना ये फोर्सेज, क्योंकि सिग्मा का मतलब ये होता है सम करना, ऐड करना, तो टी में हम माइनस डब्ल्यू ऐड करेंगे। माइनस डब्ल्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो टेंशन अपवर्ड, तो उनका सम इक्वल टू जीरो आना चाहिए। फिर वो टी प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है, टी माइनस डब्ल्यू, फिर वो डब्ल्यू उधर चला जाता है, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, फिर हम डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डिटेल से कर लें तो वो और ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम आते हैं, फिर ये आ गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि एक सीलिंग फ़ैन जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। जब पूछ रहे थे सॉरी कि वो स्पीड क्या हर वक्त सीलिंग फ़ैन की इंक्रीज़ होती है, तो हमें पता है कैसे नहीं होता। स्टार्ट में जब उनको ऑन करते हैं तो इंक्रीज़ होती है, फिर एक स्पेसिफिक स्पीड पर आकर वो अटेन करने के बाद वो रुक जाता है। मतलब रुक जाने का मतलब कि वो उसी कौन स्पीड से फिर वो चलता रहता है, उसकी स्पीड फर्दर इंक्रीज़ नहीं होती। और फिर वो लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या अगर इस तरीके से एक पंखा जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करता हो तो क्या वो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बात तो सिंपल सी बात है कि वो लाजिम बात है सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये बात नहीं है कि जो चीज़ मूव कर रही होती है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होती। इक्विलिब्रियम में वो चीज़ होती है जो रेस्ट पे होती है, वो चीज़ होती है जो मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, चाहे वो रोटेट कर रही हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन में हो, लीनियर मोशन में हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। फिर आपको बताया भी था जो बॉडी रेस्ट पर हो और इक्विलिब्रियम में हो तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया जाता है, और जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी और उसको फिर इक्विलिब्रियम में होती है तो फिर हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं। बॉडी सिर्फ उस वक्त इक्विलिब्रियम में नहीं होती जब वो एक्सेलरेट कर रही होती है। तो अभी कह रहा है कि अगर पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसकी क्या रीज़न है, जब वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है आप मेंशन करेंगे कि उसकी वी आई और वी एफ, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम रहेगी। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे आप मेंशन से स्टार्ट में करेंगे वी आई इज इक्वल टू वी एफ, तो फिर उसके बाद लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है। तो वी एफ और जब वी आई दोनों इक्वल होंगी तो वी एफ माइनस वी आई ज़ीरो हो जाएगा, दोनों जब सेम नंबर हो तो माइनस करने से कट जाएंगे। तो जब ए ज़ीरो आएगा फिर आप उसके बाद मेंशन करेंगे एफ इज इक्वल टू एम में, जब एफ इज इक्वल टू एम में मेंशन करेंगे तो ए की जगह ज़ीरो यूज़ करेंगे, तो फिर आपके पास फोर्स भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ये सब कुछ आपने लिख के करना है साथ साथ, जब मैं बोल रहा हूँ तो तब आपको समझ आएगी। एफ इज इक्वल टू एम में यूज़ करेंगे तो एक्सेलेशन आपके पास ये ज़ीरो आई थी, तो अब उससे आपकी एफ इज इक्वल टू एम में जब ए ज़ीरो पुट करेंगे तो फोर्स भी नेट फोर्स भी ज़ीरो आएगी। तो ये इस तरह से आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि वो जो खैर सेकंड कंडीशन की बात कर रहा था, तो सेकंड कंडीशन के लिए टॉर्क की बात होती है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स को आप जीरो पुट करेंगे एफ इंटू एल में, तो आपके पास टॉर्क भी जीरो आएगा, जिसके बिहाफ के ऊपर आप कह सकते हैं कि सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो आपके पास बॉडी फिर ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये चार पाँच मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे जो इनके बाद आप जो है वो इजीली इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वो पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से जो मूव कर रहा है तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, जब पंखा आपने स्टार्ट किया है या पंखा आपने बंद कर रहे हैं उस दौरान उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, तो फिर ऑब्वियसली वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी और फिर उसमें ऑब्वियसली फिर फोर्स भी होगी, नेट फोर्स होगी, तो फिर उसे नेट टॉर्क भी क्रिएट हो जाएगा। अब ये आज का टारगेट जो था उसमें हमने जो दो न्यूमेरिकल दो एग्जांपल करनी थी, उसमें ये लास्ट हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल 4.6, इसको क्लियरली देख लें तो ताकि ये आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो इसमें खैर आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कहते हैं अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज़ प्लेस्ड ओवर अ वेज, ये वेज है नीचे ये ब्राउन कलर का, तो इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड एट वन, अच्छा, और वेज की उसमें पोजीशन बताई हुई थी, इज प्लेस्ड ओवर वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड, एक एंड से उसके डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज, तो वेज के करीब कौन सा एंड है, ये ए वाला, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं कितनी 100 न्यूटन की, ये मेंशन किया है उसने 100 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हैं इस एज के ऊपर, इस एंड के ऊपर, और इतनी फोर्स लगा रहे हैं कि वो हॉरिजेंटल ही है, क्योंकि अगर आप ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसने राइट हैंड से गिर जाना है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड के ऊपर वेट ज़्यादा होगा और जो ना इस हैंड, क्योंकि अपनी मिडिल में तो उसको रखा नहीं था,
क्योंकि वो 1.5 मीटर का था और आपने इधर से 0.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर उसको वेज को रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने राइट साइड पे गिरना है। तो आपने अगर उसको राइट साइड से गिरने से बचाना है और ये कि वो हॉरिजॉन्टल रहे, तो आपको लेफ्ट साइड पे फोर्स लगानी पड़ती है। तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ी है? 100 न्यूटन की। तो वो कहता है अगर इस तरह की कंडीशन, इस तरह का बिहेवियर है रॉड का, तो उस बिहेवियर के दौरान वो उसका वेट कितना होगा, उस रॉड का वेट आपने बताना है। ऑब्वियसली जो राइट साइड पर उसको नीचे की तरफ चीज़ लेके जाएगी वो क्या होगा? रॉड का वेट होगा। तो अब उसके बाद जो है वो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। ये आपके पास एक ये आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल था, वो उसको वहीं पर अभी फ़िलहाल छोड़ें। इस लास्ट न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात करते हैं कि लास्ट न्यूमेरिकल था जिसमें ये पूरा 1 मीटर का ये रॉड था, ये उसका सेंट्रल पॉइंट था, और इस साइड पर एक वेट जो है वो हैंग हुआ हुआ था, और इस साइड पर जो फोर्स थी वो आपने फाइंड करनी थी। इस तरह की मैं आपको एग्जांपल तो करा चुका था, तो खैर इसको भी अब देख लें। फिर मैंने को कह दिया था कि इसको खुद कर लें, लेकिन अब भी मैं को यहाँ पे समझा देता हूँ। ये साइड पे एक वेट हैंग हुआ है और इस साइड पर आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये हॉरिजॉन्टल रहे, ताकि ये बैलेंस्ड रहे, ताकि ये स्टेबल रहे। अब वो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी वो आपने फाइंड करनी थी। वेट कितना यहाँ पर एक्ट कर रहा है? मैथ का 10 kg है, तो वेट आप उसका फाइंड कर सकते हैं W=mg से, तो वो 100 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। ये वेट सेंट्रल पोजीशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? 0.2 मीटर। तो और आपने फोर्स कितनी लगानी है दूसरे एंड के ऊपर, वो आपने फाइंड करनी है। दूसरे एंड से मिडिल पॉइंट तक का, पिवट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा? 0.5 मीटर। तो आपको इधर का डिस्टेंस पता है, उधर का डिस्टेंस पता है, इधर का आपको वेट पता है, इधर की फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आप इसमें, ये मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, आपने इसको कंप्लीट लिखना है। इसके ऊपर कंडीशन लिखनी है सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0 मेंशन कर देना है यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0, फिर आप मेंशन करेंगे क्लॉक वाइज, ये पूरा आपने लिखना है, क्लॉक वाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क। अच्छा, अब क्लॉक वाइज टॉर्क उसका कौन सा वाला था? जो उसको ये लेफ़्ट साइड पर, ये लेफ़्ट वाला नहीं, राइट वाला बनता है आपके पास ये वाला W×L1, और जो एंटी क्लॉकवाइज बनता है वो कौन सा बनता है? F2×L2। मतलब इसको आपने खुद से लेबल कर देना है L2 और इस डिस्टेंस को आपने L1 कह देना है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना F×L। तो एक टॉर्क इधर एक्ट कर रहा है जो क्लॉकवाइज है, और एक टॉर्क इधर एक्ट कर रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी आपकी इधर से अगर इस पर फोर्स लगी थी ऐसे घूमती है ना। तो इस तरह से हम वहाँ पर फिर लिख देंगे कि W×L1 जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इक्वल होगा किसके? F2 × L2 के। तो ये आपके पास आ जाएगा W×L1। पहले अपने टॉर्क का फॉर्मूला लिख देना है, F×L उधर भी लिखना है, F×L इधर भी लिखना है। तो फिर आपने जो क्लॉकवाइज टॉर्क था वो लिख देना है W×L1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था आपका F2×L2। अब W को पता है 100 न्यूटन है, वो अपने पहले ऊपर डाटा में फाइंड करना है W=mg के फॉर्मूले से। L1 आपका 0.2 मीटर था, L2 आपका L1 0.2 मीटर था, L2 आपका 0.5 मीटर था, और F2 अपने फाइंड करना था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास F2 आ जाएगा। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो हम उसकी इस न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे, एग्जांपल को हैंडल करेंगे कि एक आपके पास ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर और इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है F। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है। जो राइट पे वेट एक्ट कर रहा है और डिस्टेंस कितना है उसका 0.25 मीटर, ये आपका क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है। ये 0.25 मीटर कहाँ से है कि भाई उसकी टोटल लेंथ होगी 1.5 मीटर, तो हाफ कहाँ पर आएगी? 0.75 मीटर पे। 0.75 मीटर इधर निकल जाएगा, 0.75 मीटर लेफ्ट पे निकल जाएगा। उसमें 0.5 मीटर इधर चला गया, ये उसने स्टार्ट में बताया था, तो पीछे 0.75 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.25 मीटर यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट आर्म बनेगा, जो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए काम आ रहा होगा। तो अब हम इसको, ये उसने वो फाइंड किया हुआ है, F लिखा और OA का डिस्टेंस लिखा, फिर उसके बाद जो दूसरा डिस्टेंस हमें चाहिए था OG का वो उसने फाइंड किया 0.25 मीटर है। तो
अब उसने हमने बताना है रॉड का वेट कितना है, और एक और चीज़ बतानी है कि इस वेज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि जब हम लेट सपोज किसी भी चीज़ को हाथ में उठाते हैं तो वो चीज़ इसी वजह से नहीं गिरती, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ पे अगर वेट लगाती है तो हमारा हाथ भी उसको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देता है। तो ये रॉड भी अगर नीचे नहीं जा रहा तो इस वजह से, क्योंकि इसको ये वेज ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने फाइंड करनी है, और एक हमने इसका वेट फाइंड करना है। अब हम मेंशन करेंगे सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, जब सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो हम मेंशन करेंगे तो हम उसके बाद जो है वो उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको ये एग्जांपल कराई है। आपने उधर से बुक वाले केस के थ्रू नहीं देखना, आपको फिर समझ नहीं आएगा। हमने डायरेक्ट लिखना है क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और फिर उसके बाद एफ इंटू एल इधर भी लिखना है, एफ इंटू एल इधर भी लिखना है। अब जो क्लॉकवाइज टॉर्क आपका उस एग्जाम्पल के अंदर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये जैसे बन रहा है डब्ल्यू इंटू ओ जी। तो क्लॉकवाइज टॉर्क एफ इंटू एल के नीचे आप डब्ल्यू इंटू ओ जी लिखेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसके नीचे जो है वो आप लिखेंगे एफ इंटू ओ ए। तो आपको डब्ल्यू पता है और डब्ल्यू ने फाइंड करना है, और आपको ओ जी का पता है। और जब आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में जब आपने एफ इंटू ओ ए लिखा है तो उसमें आपको एफ भी पता है 100 न्यूटन है, ओ ए की वैल्यू भी पता है 0.5 मीटर है, तो आप इजीली वहाँ से फिर डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ये आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का था ना, एफ इंटू ओ ए, ये एफ़ की वैल्यू आ गई, ये ओ ए की आ गई, और ये डब्ल्यू के साथ जो ओ जी था उसका डिस्टेंस आ गया 0.25 मीटर। तो ये यहाँ से फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। तो मतलब जहाँ तक आपने एज टेस्ट जो है वो जिस तरह से बुक वाले ने किया है सिग्मा टॉ इक्वल टू 0 यहाँ तक आपने लिखना है, फिर इसके बाद आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको वो न्यूमेरिकल कराया है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ यहाँ से बुक से नहीं करना, इसको आपने खुद करना है, तो आपका आंसर भी ये आ जाएगा। अब दूसरी बात थी कि उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेज उसको रॉड को कितनी दे रहा होगा, तो उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन का वो पार्ट यूज़ करेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जब करेंगे तो अब मतलब जो वर्टिकल फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें कोई लग नहीं रही थी, इसलिए सिग्मा एफ एक्स यूज़ नहीं किया। अब जिसमें वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन कौन सी है, एक ये एफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इस पर ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो इन दोनों का सम जो है वो उसके इक्वल होना चाहिए, एफ और डब्ल्यू का सम आर के इक्वल होना चाहिए। वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगी, तो तभी नेट फोर्स जो है वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और वो आंसर ज़ीरो बन सकता है। तो ये दूसरे वर्ड में जैसा बुक वाले ने किया हुआ है कि ये जो फोर्स क्योंकि ऊपर एक्ट कर रही है तो ये पॉजिटिव होगी, और ये दोनों फोर्सेस क्योंकि नीचे एक्ट कर रही हैं तो ये नेगेटिव काउंट होंगी। तो फिर हम उसको लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, उसको आर लिखेंगे सबसे पहले, फिर आगे लगाएंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एफ, फिर आगे लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस डब्ल्यू, कि मतलब एफ और डब्ल्यू नेगेटिव कंसिडर होंगे, और फिर प्लस इंटू माइनस से ये माइनस आ जाएगा, फिर इसका भी प्लस इंटू माइनस से ये माइनस आ जाएगा। तो फिर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आपके पास एफ आपको दिया हुआ था, डब्ल्यू अपने ऊपर वाले पार्ट से फाइंड किया है, तो इन दोनों को माइनस टू 300 हो जाएगा, उधर जाके प्लस 300 हो जाएगा, तो आप यहाँ से आर की वैल्यू 300 न्यूटन मेंशन कर देंगे। तो ये आपकी हो चुकी हुई है एग्जांपल न्यूमेरिकल सब चीज़ें आपकी ये हो चुकी हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपके पास ये वो एक कपल वाली न्यूमेरिकल था, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो ये जस्ट मैं आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ ताकि आपने अगर इस वे में नहीं किया हुआ तो आप इसको किसी से कर लीजिएगा, समझा तो मैंने आपको दिया था। आई थिंक सो बाकी आपके सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो आपके एग्जांपल न्यूमेरिकल सब चीज़ें खत्म हो गई, सिर्फ लास्ट का एक टॉपिक रह गया स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करनी रह गई है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।